साथ ही मैं आपके इस चैनल को बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप इतने दूर-दराज़ इलाकों में जाके ऐसे प्रेरणा स्रोत बच्चों को या फिर कोई भी हो, मेरे जैसा कोई भी सफलता पाने वाला या फिर जिसको आप प्रेरणा की तरह दिखा सके दूसरों को, आप इतने अंदर तक जाते हैं, उनके लिए काम करते हैं, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। आशा है कि आप आगे भी ऐसे ही काम करते रहेंगे और सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत खोज के सबको भी एक प्रेरणा देते रहेंगे। धन्यवाद आपका। नमस्कार, मैं दिलीप चौधरी। आप देख रहे हैं बीएम न्यूज़ इंडिया। हम अभी छत्तीसगढ़ के कोरिया जिला के नज़दीकी बैकुंठपुर से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित एक सारा गदबदी ग्राम पंचायत है, जहां हम एक ऐसे शख्स से मुलाकात कराएंगे जो इस कोरिया जिला के बैकुंठपुर के नज़दीकी एक गदबदी ग्राम पंचायत है। उस क्षेत्र के एक ऐसा शख्स जिन्होंने अपने पूरे भारत में नाम रोशन किया है, ऐसे शख्स से हम मुलाकात करवाना चाहेंगे। हम उनसे अभी बात करवाएंगे। आइए देखते हैं, हम उनसे मिलते हैं। उनसे अभी सारा परिचय उनसे जानना चाहेंगे। वो इस छोटे से ग्राम से बढ़कर ग्राम पंचायत से उठकर उन्होंने ऐसे जगह अपना नाम रोशन किया है, जहाँ पूरे भारत के लोग वहाँ पहुँचने में असफल रहते हैं, लेकिन उन्होंने पूरे छत्तीसगढ़, पूरे कोरिया जिला का नाम उन्होंने रोशन कराया है। हम उनसे अभी बात करना चाहेंगे। चलते हैं, उनसे मिलते हैं और बात करते हैं। चलिए साथियों, अभी हम वहां पर आ चुके हैं। हमारे बीच में जो शख्स से हम मिलाना चाहते थे, उनसे हम मिला करके उनसे रूबरू होंगे, उनसे बात करेंगे और उनके जीवन परिचय से लेकर के उनके संघर्ष तक को हम आप सबके बीच में साझा करेंगे। सबसे पहले मैं उनके पिताजी से बात करना चाहूंगा, जिन्होंने अपने बेटे को इस काबिल बनाया। तो सबसे पहले उनका परिचय लेते हैं। मैं लल्लू राम रवि, अधिवक्ता और सूर्यवंशी महासभा छत्तीसगढ़ के कानून सलाहकार हूँ और मेरा प्रोफेशनल वकालत है जिला न्यायालय बैकुंठपुर में। ग्राम सारा मेरा निवासी है और मेरे 2 बच्चे हैं, बड़ा हिमालय रवि, छोटा अलविन रवि और पत्नी आयुष्मती श्यामा रवि। तो आप कभी लाइफ में ऐसा सोचे थे कि हमारा बेटा इस काबिल हो पाएगा? सोचा तो नहीं था, लेकिन मेरा शुरुआत से ही प्रयास था, क्योंकि मैं उतना बड़ा काबिल व्यक्ति नहीं था, मेरे पास आय का साधन नहीं था, मैं एक गरीब परिवार से उठा हुआ था और छोटा कृषि कार्य से हमारे पिताजी, हमारे बड़े भाई लोग कृषि कार्य से जुड़े हुए थे। मैं इतना बड़ा सोचा नहीं था, लेकिन मेरा प्रयास था कि किसी प्रकार में अपने बच्चे को, दोनों बच्चे को मैं बोल के रखा था कि बेटा अगर नौकरी करना है तो क्लास 1 का नौकरी ही करना और लाल बत्ती से चलना, ये मेरा सपना शुरू से था। लेकिन मैं ये भी सोच रहा था कि हो सके मैं उनका खर्चा मैनेज कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, लेकिन पूरे मेरे सूर्यवंशी महासभा के पूरे समाज के और मेरे जो क्लाइंट थे, जो भी थे, वो सबका सहयोग से मैं आज मैं इतना बड़ा, मेरे लड़का जो कामयाबी प्राप्त किया, उसमें मेरा पूरा समाज का हाथ है। और मैं जिस गांव में निवास करता हूं, ग्राम सारा में, गदबदी में, और पूरे कोरिया जिला और सरगुजा संभाग के मेरे समाज के लोग मेरे को मदद किए और उस मदद के आधार पे मैं अपने बच्चे को इस मुकाम पे पहुंचाया हूं। और मेरा समानी हिमालय रवि भी मेरे साथ कभी किसी प्रकार का कोई जिद नहीं किया कि मेरे को पापा आज ये चाहिए, गाड़ी चाहिए या बाइक चाहिए। जैसा भी मैं अपने बच्चे को मैनेज करना चाहा, मेरे बच्चे लोग उस मैनेज को स्वीकार किए और वो स्वीकार जब किए तो मैं इतना बड़ा काम कर पाया। तो आगे का, जैसे मान लीजिए आपके जो बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 2 बेटों में आप सबसे ज्यादा, कहना चाहिए कि कोई लाडला होता है, तो वो लाडला कौन था? अब तो मेरे दोनों बच्चे हैं तो भाई दोनों लाडला है, लेकिन अब कामयाबी में बड़ा लड़का आया है। अभी मेरा छोटा, सबके घर का छोटा ही होता है और सबसे लाडला वही होता है। अब तो बड़ा लड़का है, अगर मैं रहूं या ना रहूं, अब पूरा परिवार का बोझ तो मेरे बड़े लड़का के ऊपर आएगा। अब अपने भाई को कैसे मैनेज करेगा, अब उसके ऊपर निर्भर करता है। जैसे कि आपने कहा, दोनों का स्नेह और प्यार बराबर दोनों लड़के पे मिला है ना? दोनों को प्यार बराबर दिए हैं आपने। चलिए, इसी के आगे हम उस शख्स से मिलाने जा रहे हैं जो हमारे बीच अभी बैठे हैं। हम उन्हीं से रूबरू होंगे कि वो अपने मुकाम पे कैसे हासिल किए,
कैसे आगे बढ़ा? सबसे पहले उनका परिचय और जीवन के बारे में जानना चाहेंगे कि वो अपने जीवन से आगे कैसे बढ़े। सर अपना परिचय दें। सभी सूर्यवंशी समाज अ, छत्तीसगढ़ के सभी सूर्यवंशी समाज को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। मेरा नाम हिमालय रवि है। मैं फिलहाल में सीबीआई में असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पद पे पदस्थ हुआ हूँ। अभी इसी वर्ष मुझे इस पद की सफलता मिली है। मैं शुरुआत से ही पिताजी ने और माताजी ने डिसाइड कर लिया था कि मुझे हॉस्टल पे ही रखेंगे। तो मुझे 4 साल की उम्र से ही उन्होंने मुझे हॉस्टल पे रखा और उसके बाद से मेरी पूरी लाइफ हॉस्टल पे ही बीती है। तो कहीं न कहीं वो मेरे लिए बहुत एक अच्छा भी पॉइंट था। हाँ, उसमें मैंने अपनी फैमिली को मिस किया। कई जगह पे अपने मम्मी-पापा के दुःख और सुख पे खड़े नहीं हो पाया, लेकिन कहीं न कहीं वो भी मुझे हेल्प किया, तो मैं इस स्थान पे हूँ। स्कूल मेरा कार्मेल कॉन्वेंट बिश्रामपुर से हुआ। उसके बाद फिर मैं 12वीं क्लास अमरकंटक तक पढ़ा। फिर नहीं, नहीं, अमरकंटक से। और उसके बाद मैंने क्लैट का एग्ज़ाम देके हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रायपुर से अपना बीए एलएलबी का पास आउट हुआ। उसके बाद मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन भी रायपुर से किया। उसके बाद नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम क्लियर करके पीएचडी कर ही रहा था और साथ में सिविल जज और ये यूपीएससी का ये जो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का जो एग्ज़ाम्स होता है, उसकी तैयारी कर रहा था। तो साथ-साथ में ये निकला हुआ और मैं आज आप लोगों के सामने इस स्थिति पे हूँ। इस जैसे कि आपने बताया कि आपका पूरा बचपना हॉस्टल पे ही बीता है, तो ये आपका दिन कैसा रहा शुरुआती? आप कैसा मतलब जैसे घर छोड़े, हॉस्टल में थे तो ये आपको कैसा फ़ील होता था हॉस्टल में? शुरुआत में तो उतना दिक्कत नहीं हुआ था। जी। जब छोटे थे, नए जगह जा रहे थे, नए खाना मिलेगा, नए लोग मिलेंगे, वो सोच के थोड़ा बहुत एडजस्ट हो गया। लेकिन बाद में 6-7 की क्लास में थोड़ा थोड़ा दिक्कत हुआ, लेकिन फिर वही एक फेज़ था, ये निकल गया। जैसे उसके कि आपने 12th का पढ़ाई अपने कोरिया या छत्तीसगढ़ से ही किया है ना? अमरकंटक हाँ, 12th तक। उसके आगे की पढ़ाई आपने? उसके आगे की पढ़ाई हुई बीएलएलबी हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हुँ। रायपुर से। कैसा रहा वो आपका दिन? जैसे कि अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में गए तो उस समय आपका कैसा बीता? दोस्तों अ, से, घर परिवार से अलग रह के कैसा समय था? वो एक तरीके का एक नया एक्सपीरियंस ही था, क्योंकि मैंने ऐसी लाइफ कभी जी नहीं थी अपने। मैंने पहली बार देखा था। हमेशा मैं बंधनों पे ही था, हॉस्टल्स पे। हालाँकि वो भी हॉस्टल था, लेकिन जो स्कूल का हॉस्टल रहता है और कॉलेज का हॉस्टल में बहुत फ़र्क होता है। तो वहाँ एक नई आज़ादी मिली, तो वो भी एक नया ही एक्सपीरियंस ही था। तो 5 साल मैंने पढ़ाई भी की और अपनी लाइफ भी जी ली वहाँ। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था वो। जैसे कि आपके पिताजी एक वकालत में है ना? एडवोकेट हैं। तो आपने ये रूट मतलब जैसे कि आप इसी लाइन पे कैसे जाना चाहे? आप और भी तो कुछ कर सकते थे, हाँ। लेकिन आप इसी को क्यों चुना? ये इसके सबसे पहले प्रेरणा स्रोत मेरे पिताजी ही हैं। हाँ, उन्होंने स्रोत किसको जाता है? मेरे पिताजी ही है। जी। और न उनके उनके स्रोत है डॉक्टर बाबा राव भीमराव अम्बेडकर जी। तो उनके प्रेरणा से उनको देखते हुए मुझे भी ये इच्छा जागृत हुई। इन्होंने भी कहा कि इसमें आप बढ़ाइए, क्योंकि एक वकील जो होता है, जो अपने हक को जानने वाला होता है, वो दूसरों के हक के लिए भी लड़ सकता है। तो ये भी इनका भी नीति यही था और मेरा भी प्रिंसिपल यही है। मैं तो इन्हीं के रास्ते पे चलने के लिए यही मेरे प्रेरणा स्रोत है। तो श्रेय पिताजी के ऊपर हाँ। जाता है। चलिए साथियों, अभी हम लोग बीएम न्यूज इंडिया चैनल की टीम यहाँ पर पहुंची है और मेरे साथ है दिलीप चौधरी जी और आप सब जो दर्शक जो देख रहे हैं, इनसे प्रेरणा लेना होगा। इस समाज के पूरे जितने भी युवा पीढ़ी बच्चे हैं, सभी इनसे प्रेरणा लें कि किस प्रकार से इन्होंने मेहनत करके आज जो जो सीढ़ी हासिल किया इन्होंने, ये काबिले तारीफ है। पूरे भारत में सिर्फ 7 लोगों का सिलेक्शन होना था जिसमें आज चुन करके आए हैं। तो इस समाज के लिए एक और माता पिता के लिए भी और सभी का सीना चौड़ा करके एक हीरा जो यहाँ पर बैठे हैं, हम सभी से रूबरू कराएंगे और इनको ज्यादा से ज्यादा लोग इनसे प्रेरणा लें और इनसे सीखें और किस प्रकार से सफलता की सीढ़ी हासिल होती है, इनसे हम आगे और जानना चाहेंगे। तो ये जानना चाहेंगे हम लोग कि जैसे मान लीजिए आप यहाँ तक पहुंचे,
तो इसमें कितने प्रकार की परेशानियां आपके साथ आई, उसको थोड़ा सा बताएंगे? हम्म, तो शुरुआती में सबसे पहले तो आर्थिक दिक्कत ही सबसे पहली चीजें होती है, लेकिन मेरे पिताजी और माताजी के रहते मुझे उसकी दिक्कत नहीं हुई। मैंने जब भी किसी भी चीज के लिए कितना भी रुपए मांगा कहीं भी जाने के लिए, तो उन्होंने कहीं उनके पास नहीं भी रहता था तो वो कैसे भी करके वो अरेंज करके देते थे। तो सबसे पहला वो चैलेंज था, तो वो मैंने माता पिता के ऊपर छोड़ दिया था। दूसरी बात, अब मुझे ये देखना था कि मैं अ, कैसे उनके कामना पे खरा उतरूं, मतलब उनकी जो, हाँ, तो जैसे ही मैंने ये पास आउट हुआ कॉलेज से, जैसे ही 2021 में मैं वहाँ से पास आउट हुआ, तो सबसे पहला मेरा टारगेट यही था कि मेरे को सिविल जज का एग्ज़ाम क्लियर करना है एनी हाउ, क्योंकि शुरू से ही हमारे परिवार का वही उद्देश्य था। तो उसके लिए मैंने अपना कोचिंग सेंटर पे बिलासपुर में ही एडमिशन लिया। भट्ट कैरियर शेपर्स करके एक कोचिंग है। शुरुआती टाइम पे उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। वही सबको देखते देखते धीरे धीरे लगातार प्रयास करता रहा। पिछले बार सफल नहीं हो पाया था, थोड़ा सा निराशा हुई, लेकिन फिर से मैंने आगे बढ़ा, क्योंकि उस जगह पे आप नहीं रुक सकते, एक जगह पे आगे बढ़ना ही था। और दिन ब दिन घर की स्थिति भी थोड़ी सी खराब होते ही जा रही थी, तो वो भी एक चीज था। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं थोड़ा डिमोटिवेट भी करता था, लेकिन कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन भी आता था, पीछे से प्रेशर क्रिएट करता था कि नहीं, आपको उस जगह पे पहुंचना ही है। तो उनका जो कामना था, उनका जो लक्ष्य था, मेरे को यहाँ तक देखना है, प्लस इतने लोगों की इच्छा थी कि ये इसको देखना है, इस जगह पे देखना है, तो वो भी मेरे ऊपर एक बर्डन बर्डन नहीं, एक टाइप का प्रेरणा ही कहेंगे आप, मोटिवेशन, कि अब जो मुझे पुश करता रहा हर टाइम कि आपको उस जगह पे पहुंचना ही है, पहुंचना ही है। 3 साल मैंने प्रिपरेशन किया बिलासपुर में, सिविल जज का प्रिपरेशन करते करते मैं सेंट्रल गवर्नमेंट्स की एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहा था साथ साथ। तो इसी का भी एग्जाम मैंने पिछले वर्ष दिया था, 2023 के दिसंबर में। इसका रिजल्ट अभी आया और इसी में फिर सिलेक्शन हुआ मेरा। जैसे कि घर की स्थिति के बारे में जो बता रहे हैं आप, घर का मान लीजिए कई प्रकार के प्रॉब्लम आए। जैसे मैंने कुछ जाना कि आपकी मम्मी का स्वास्थ्य बहुत खराब था, और उसके बाद भी जो आपने इस सफलता को हासिल किया, आपको कैसा महसूस हुआ और कैसे इसको पूरा कर पाए? थोड़ा सा इसके बारे में जानना चाहेंगे। मुझे बस यही देखना था मम्मी पापा के आंखों में वो जो खुशी थी। 10 लोग जो लोग भी आए उनके बहुत बहुत बधाई दे रहे थे उनको, तो वही चीज मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। बस मैं वही देखना चाह रहा था, मम्मी पापा कि अब अपने लाइफ से संतुष्ट हैं, जो उतने उतने दिन तक उन्होंने त्याग तपस्या किया है, वो रंग लाए। कहीं न कहीं मेरे से ज़्यादा इनका त्याग ज़्यादा था, अपना सुख, अपना चैन सब मार के, अपना एक ना कपड़ा ठीक से पहनने के लिए नहीं रहता था। मम्मी का साड़ी ढंग की नहीं पहनती थी, 10 रुपए भी खर्च करने से बहुत डरती थी। तो वो सब आज देखा मैं उनको, तो ये सारा त्याग तपस्या उनका जो सफल हुआ, वो देख के मुझे बहुत ही खुशी हुई। और भी इसके लिए और आगे मैं करता ही रहूँगा। अभी तो ये शुरुआत है बस मेरे लिए। जैसे मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा। जैसे आपने बताया कि जो हॉस्टल में जो 4 साल की उम्र में आपको हॉस्टल में डाल दिया गया, तो उस समय आपके मम्मी पापा को, उनको कैसा महसूस हुआ? उसके बारे में आपको कुछ मालूम है? इसका तो बेहतर जवाब वही दे सकते हैं। ठीक है, हम बाकी मम्मी मेरे से तरफ भी से बात करेंगे, आपके पापा से भी बात करेंगे। लेकिन जैसे जो आपका जो सफलता है, इस सफलता के सीढ़ी में जो आप जो पार कर पाए हैं, तो कहीं ना कहीं आप जो बोले कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो प्रेरणा स्रोत आप लेकर के, उनके संविधान को मानते हुए, जो आपके पिताजी भी सूर्यवंशी महासभा और बहुजन महापुरुषों के ज्ञाता है और कानून के भी जानकार हैं, और कहीं ना कहीं इस वजह से आपको भी कुछ आसान लगा होगा। और जैसे पे बैक सोसाइटी की जो बात होती है, जो बहुजन मिशन मूवमेंट का, तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? कॉलेज के दिनों से ही बाबा साहब अम्बेडकर हमारे लिए बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत है, क्योंकि उनके द्वारा लिखे गए संविधान को ही हम 5 साल पढ़ रहे थे वहाँ कॉलेज।
और जो भी हमने कानून पढ़ा, जितने भी तरीके के कानून हमने पढ़ा, सबका स्रोत संविधान ही है। आप कितना भी आप दंड विधि उठा लीजिए, कोई सी भी प्रक्रियात्मक विधि उठा लीजिए, आप कितना बिजनेस का इतना सारा कानून नए-नए डेली आ रहे हैं सेबी, ये सब कहीं न कहीं आप देखेंगे संविधान के अनुरूप ही बनाए जाते हैं, इनके विपरीत नहीं बनाए जाते हैं। तो वो एक प्रेरणा ही थे वो, उनकी कहानी, उनकी जो जीवन में व्यथा हुई उनके साथ, उसके बाद भी वो अपना लक्ष्य प्राप्त करते रहे, समाज को अपना पूरा देते रहे, अपने लिए तो अपने लिए शायद ही उन्होंने कुछ रखा ही होगा। जो भी था उनका समाज ही था। तो मुझे ये लगता है कि अगर आप उनके वजह से किसी स्थिति पर आप पहुँचते हैं, किसी बेहतर स्थिति पे पहुँचते हैं, तो अपने आप समाज के प्रति भी आपका एक ज़िम्मेदारी बनता है। और मैं भी अपने तरफ से पूरा सहयोग करने का पूरा कोशिश करता हूँ। हमारे गाँव से भी कई बच्चे बिलासपुर में पढ़ रहे हैं। तो वो जब भी आते हैं वहाँ कोचिंग वगैरह करने के लिए, मैं उनकी जितनी भर सक जितना संभव यथासंभव जितना मदद हो सकता है करता हूँ। पैसा हो गया, रूम हो गया, गाड़ी हो गया, आना-जाना इधर हो गया, मतलब उनको कोचिंग की एक आगे बढ़ने की कहीं न कहीं से देते रहता हूँ कि आप यहाँ आ जाइए, वहाँ आ जाइए, ऐसा कर लीजिए, आप किसी भी दिक्कत हो मेरे से पूछ लीजिए। ये सब मैं उनको करते हुए गाइडेंस एक देते रहता हूँ। तो वो मैं पहले भी करता था, अभी भी करूँगा और आगे भी करता ही रहूँगा। जैसे बच्चे जो होते हैं, जैसे जैसे उनका बौद्धिक विकास होता है, तो कई बच्चों का जो कहना चाहिए कि अपने जरूरत के लिए कई प्रकार से माँ बाप को जो परेशान करते हैं कि मुझे, जैसे उन्होंने बताया कि मुझे तो कभी परेशान नहीं किया, तो आपको इसमें कैसा लगा, मतलब कि माता पिता को कभी इसके लिए प्रेरित नहीं किया कि मुझे कुछ चाहिए उनसे? मेरा शुरू से ही उद्देश्य एकदम क्लियर था, गोल मेरा क्लियर था कि मुझे जिस स्थान पे मैं पहुंचा हूँ वो बहुत ही मुश्किल से पहुंचा हूँ, और उस जगह पे मेरा कदम रखना ही मेरे खानदान के लिए एक बहुत बड़ा सफलता था, बहुत बड़ी खुशी थी। और उस चीज के ऊपर अगर मैं उनसे और कुछ डिमांड करता तो हो सकता था उनके ऊपर मैं और ज्यादा ज्यादती कर रहा हूँ। तो मुझे वहां तक पहुंचा दिए, यही मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट था। कई लोग ऐसे हैं जिनके पास इतना पैसा रुपया भी नहीं है, और है भी जिनके पास, वो तक उनको वहां नहीं पहुंचा पा रहे हैं, इतने बड़े जगह पे पढ़ा नहीं पा रहे हैं। तो मेरे को नहीं लगता कि कोई गाड़ी या फिर कोई मोबाइल उस चीज के बराबर हो सकता है। तो उससे ज़्यादा मुझे उससे ज़्यादा खुशी इसी बात की है कि मेरे पापा ने कभी या मेरे मम्मी ने कभी ऐसा सोचा नहीं कि इनके लिए कुछ कम पड़ जाए। तो और मेरे को पता था घर का स्थिति क्या है, अनरीजनेबल डिमांड्स नहीं करना है, जिस जो भी स्थिति है, जैसा भी है, आपको जहाँ पढ़ा रहे हैं आप उसी चीज़ में खुश रहो। मुझे इस चीज़ का शुरू से ही आभास था, इसलिए मैंने कभी उनको कुछ नहीं कहा। जैसे अभी आपने बताया कि मोबाइल ये सब किसी प्रकार से आप अपने पापा मम्मी को कभी वो नहीं किए, तो आप इससे आने वाले पीढ़ी को और जो अभी बच्चे जो तैयार हो रहे हैं, तो मोबाइल जरूरी है या नहीं है, पढ़ाई में उसका जरूरत होता है या पढ़ने में कुछ बाधक हो सकता है, और उनको मोबाइल रखना चाहिए या गाड़ी का शौक करना चाहिए नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा इसके बारे में आप संदेश दे दीजिए मेरे आने वाले पीढ़ी को। गाड़ी, मोबाइल, पैसा, रुपया, खाना-पीना, ये सब सेकेंडरी चीज़ होती है। प्रायोरिटी चीज़ आपका हमेशा आपका उद्देश्य एक गोल रहना चाहिए कि आपका जीवन में मकसद क्या है? आप किस लिए यहाँ पर हो? आपके प्रति आपका समाज के प्रति क्या ज़िम्मेदारी है? समाज छोड़िए, अपने माता-पिता के ऊपर या अपने परिवार के ऊपर क्या ज़िम्मेदारी बनती है? अगर वो आपका प्रायोरिटी है कि उसको अगले स्थान पर पहुँचाना है, तो मोबाइल और ये गाड़ी वगैरह उतना मायने नहीं रखना चाहिए। और जहाँ तक रही मोबाइल रखने की बात, तो इंसान के ऊपर डिपेंड करता है, और वो गाइडेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि उस बच्चे को कितना सीख मिली है और वो किस चीज़ के लिए उसको मिला है। तो अगर इस बात को लागू करेंगे कि किसी को मोबाइल नहीं मिलना चाहिए, तो कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको एक रास्ता मिला था मोबाइल के थ्रू पढ़ने का, शायद वो भी ना मिले। तो कई जगह से वो सही भी है, कई जगह गलत है। मायने ये रखता है कि आप उसको गाइड कैसे कर रहे हैं। तो अगर कोई हाँ, हाँ, उसको गाइडेंस कैसा मिल रहा है उसको उपयोग करने के लिए। तो जैसा जितना अच्छा गाइडेंस उतना अच्छा उसका उपयोग, बस। साथियों, अभी हम बात कर रहे हैं अ, हिमालय रवि जी से, जिन्होंने आज जो सफलता हासिल किया है, और इनसे सारा कुछ आप सबके बीच में हम साझा भी कर रहे हैं
क्योंकि आने वाले पीढ़ी के लिए भी बहुत जरूरी है। एक छोटे से गांव से एक इतना बड़ा कामयाबी हासिल करना, यहाँ साधन संपन्न भी नहीं है। यहाँ छोटा सा शहर भी है तो 10-12 किलोमीटर की दूरी है। यहाँ भी सारा सुविधा नहीं होने के बाद भी जो इन्होंने जो आज इस मुकाम को हासिल किया है, ये काबिले तारीफ है और इससे आने वाले पीढ़ी को भी सीख लेना चाहिए। और युवा जो अभी पढ़ाई में जो है, जिन्हें मोबाइल का उपयोग कैसे करना है और सारे चीज को जो माँ बाप को किस प्रकार से किसी चीज के लिए जो डिमांड करना है तो कैसे मैनेज करना है, वो सारा कुछ उन्होंने हम सबको बताया। चलिए साथियों, हम उनकी मम्मी जी से जो बात करना चाह रहे थे, आप जानते हैं कि घरेलू महिलाएं घर में कई प्रकार का काम होते ही उनको काम आता है, उसके बाद भी उनका समय मिला हमारे लिए, ये बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना परिचय दे देंगे? मैं श्यामा रवि हूँ, स्वास्थ्य विभाग में अभी सुपरवाइजर हूँ। जी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर इनके पिताजी भी बोले और इनसे भी पूछा गया हिमालय जी से, जो पढ़ाई का जो शुरुआत था, शुरुआती दौर, जो 4 साल की उम्र में आप इन्हें हॉस्टल में भेजा, तो आपको कैसा महसूस हुआ उसको भेजने के बाद? अब 4 साल की उम्र में एक माँ यदि बच्चे को बाहर भेजती है तो वो उस माँ का दिल मतलब कैसे होगा, उसको तो दुनिया समझ सकता है, एक माँ ही समझती होगी। लेकिन मैंने त्याग तपस्या किया, 4 साल में बाहर निकाल दिया। मैं यही सोच के कि मैं तो कम पढ़ी लिखी हूँ, एक गांव की लड़की थी और इतना मतलब नॉलेज भी नहीं था कि मेरे बच्चे मतलब मैं कहाँ भेजूं पढ़ने। लेकिन मेरे को अच्छा स्कूल मिला और जानकारी मिला तो मैंने 4 साल में ही बच्चे को हॉस्टल में दे दिया। और अब कष्ट तो हुआ, खाना पीना जैसे भी, लेकिन उसको देख के मतलब सहन शक्ति को झेलना पड़ा। लेकिन ये है, आगे बढ़ते गए, कभी अच्छे नंबर से पास होते गए, अच्छा शिक्षा मिला, अच्छा संस्कार मिला इनको वहाँ से, और हमें भी खुशी होते गया और सफलता हासिल करते गए। और जो भी मैं ज़्यादा पैसा रुपया वाली तो नहीं हूँ, जैसे तैसे एडजस्ट करके मैंने हॉस्टल का खर्च चलाना, घर का खर्च चलाना, प्लस फीस देना, ये सब चलता रहा। और मैंने ये भी नहीं सोचा था कि मेरा बच्चा मतलब, मैं मन में तो था कि मैं एक छोटे से पोस्ट में हूँ, लेकिन मेरे बच्चे जो है तो इनको इतना शिक्षा मिले, संस्कार मिले कि ये कहीं न कहीं मतलब जाके कहीं न कहीं इनका नाम उस जगह पर पहुँचे जो कि कोई लोग जाने, यानी है कि नहीं? जी, जी। मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे इनका जो सिलेक्शन हुआ, जो वहाँ पर चयनित हुए, तो आपको कैसा महसूस हुआ? इससे पहले कभी आप सोचे थे कि ये उस जगह पर पहुँच पाएगा बेटा? मैं तो ये सब जानती ही नहीं थी भैया, कि मैं क्योंकि नहीं जानती थी कि ये क्या परीक्षा होता है, क्योंकि मैं उतना पढ़ी लिखी नहीं हूँ हालाँकि। क्या परीक्षा होता है और कहाँ जा रहे हैं। लेकिन जब मेरा बेटा परीक्षा देने गया था महाराष्ट्र, नागपुर में गया था, पूछती थी कौन सा परीक्षा है बेटा, तो बताया। और फिर जब वहाँ इंटरव्यू के लिए जब ये बताए, मेरा बेटा बताया, तो मेरे को बहुत खुशी हुआ कि ये कौन सा परीक्षा, लेकिन ये मैं नहीं जान रही थी कि ये यूपीएससी है, तो क्या होता है ऐसे करके। जब मेरा भाई है, उसने बताया कि दीदी आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपका बेटा मतलब इतना अच्छा यूपीएससी परीक्षा निकाले हैं और सिलेक्शन हो गया उनका, ऐसे करके तो मेरे को बहुत खुशी लगा। और ये मैं मानती हूँ इस बच्चे को कि ये जैसा हमारा स्थिति था पैसा रुपया के विषय में, जो हमने त्याग तपस्या किया, पैसा रुपया जो भी खर्चा किया, तो इन्होंने बेकार नहीं जाने दिया और सोच समझ के ही खर्च किए। और उस कॉलेज तक भाई एक से एक बच्चे हैं, मैंने किसी प्रकार का नशा पाती, इसी प्रकार का कोई शिकायत हमारे पास नहीं आया। आज उस मुकाम पर पहुंचे तो मेरे को बहुत खुशी हुआ। किसी प्रकार के कोई चीज को बेकार नहीं जाने दिए, यही सबसे बड़ी उपलब्धि मेरी। और मैं ये चाहती हूँ कि बाबा साहब ये जहाँ जिस मुकाम पर स्थान पर जो मेरा बेटा पहुंचा है,
तो उसमें सबसे बड़ा देन है तो बाबा साहब का देन है और हमारे पूर्वज और परिवार का उनका आशीर्वाद है। चलिए, बाबा साहब जो संविधान बनाए और जिस प्रकार से उन्होंने संघर्ष किया, कहीं ना कहीं उनसे प्रेरणा लेकर के हिमालय बेटा भी आज उस मुकाम पर पहुंचने का जो प्रयास किया है, काबिले तारीफ है। आपने बेटा नहीं एक हीरा पैदा किया है। ये बहुत बहुत धन्यवाद। कभी कभी तो कभी कभी हताश होते थे, लेकिन मैंने इनको उदाहरण देती थी मैं कि बेटा आप सब कुछ भूल के बाबा साहब को याद करिएगा, उनके संघर्ष, उनके जीवन परिचय को याद करिएगा आप और पढ़िएगा। उन्हीं के समस्या से उन्हीं के जीवन परिचय या उनके परिस्थिति को आप जानते हुए आप कभी हार मत मानिएगा। आप हमेशा उस संघर्षशील में मतलब रहिएगा और आप एक न एक दिन आपको जरूर सफलता मिलेगा। आपका भी जो त्याग तपस्या है आप दोनों का, वो भी काबिले तारीफ है। और मैं लास्ट में हिमालय जी से चाहूंगा कि आप आने वाले पीढ़ी को एक ऐसा मैसेज दीजिए ताकि उनको भी कुछ आपसे प्रेरणा मिले और आपसे कुछ सीखने को मिले। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, आपका समय ज्यादा होगा। तो आप देखिए पहले कि आपका परिवार, आपका समाज का स्थिति क्या है, आपका जीवन में उद्देश्य क्या है, पहले उस चीज को आप पकड़िए। उसके बाद आप ये सोचिए कि हम उस मुकाम तक कैसे पहुंचे कि उस चीज को अपन और सुधार सकें, कैसे हम दूसरों की और मदद कर सकें। हमारा समाज शुरू से ही पिछड़ा हुआ है और इस पिछड़ेपन पे धकेला गया है, ये मैं कहना चाहूंगा। वो तो था नहीं, धकेला गया। तो आप ये समझिए कि हम उस मुकाम तक कैसे पहुंचे कि उस पिछड़ेपन से सबको बाहर निकाल के लेके आए। आप सिर्फ अपने लिए मत सोचिए, अपने मम्मी पापा अपने परिवार के लिए सोचिए, तब आपके अंदर खुद ब खुद प्रेरणा जगेगी कि हम एक समाज के लिए कुछ करना है, हम सबको आगे लेके बढ़ना है। तो अपने आप आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगा कि आप आगे बढ़ते चलेंगे। और हमेशा बाबा साहब अम्बेडकर की, जैसे मेरी मम्मी ने कहा, उनके लाइफ को, उनके एक जीवन को अपनी एक प्रेरणा का स्रोत बनाइए, वो आपकी मदद जरूर करेगा। साथ ही मैं आपके इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप इतने दूर दराज इलाकों में जाके ऐसे प्रेरणा स्रोत बच्चों को, या फिर कोई भी हो मेरे जैसा, कोई भी सफलता पाने वाला, या फिर जिसको आप प्रेरणा की तरह दिखा सके दूसरों को, आप इतने अंदर तक जाते हैं, उनके लिए काम करते हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आशा है कि आप आगे भी ऐसे ही काम करते रहेंगे और सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत खोज के सबको भी प्रेरणा देते रहेंगे। धन्यवाद आपका। चलिए साथियों, आज इस बहुजन समाज का एक बेटा हमारे बीच में रूबरू हुआ। और साथियों, मैं चाहूंगा कि इस प्रकार से हम आप सबके बीच में और नए नए लोगों के बीच में हम जाएंगे। तो इसके लिए आप सभी हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, हमें मोटिवेशन करें ताकि हम और चढ़ बढ़ के आप सबके बीच में हम जाकर के रूबरू हों। धन्यवाद।